डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं थीम 8 क्लास 12 की बुक सेकंड का। चैप्टर का नाम है पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। तो इस चैप्टर के ऊपर हम फोकस करेंगे पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। तो मेनली दिस वाज द एग्रियन सोसाइटी। एग्रियन मतलब कृषि समाज और मुगल एम्पायर। जो टाइम पीरियड है इसका ये है 16 टू 17 सेंचुरी। और इस समय हमारे इंडिया में मुगल रूल जो अपने पीक पर था। ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पेजेंट्स, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ जमींदार इन अंडर दी मुगल स्टेट। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपको अच्छे पता होना चाहिए 16 टू लेके 17 सेंचुरी, मतलब 1599 टू 1499 टू 1599 1699 सॉरी। तो जो ये पीरियड था ड्यूरिंग द 16 एंड 17 सेंचुरी, 16 एंड 17 सेंचुरी इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी, 85% ऑफ पॉपुलेशन थी, वो विलेज में रहती थी। आज के टाइम में भी इंडिया की बहुत सी पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? विलेज में रहती है। ठीक है, उस टाइम भी बहुत सी पॉपुलेशन इंडिया की जो है 85% पॉपुलेशन इंडिया की विलेज में रहती थी। ठीक है, और उन्हीं की जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जो उनका सर्वाइवल था, वो विलेज से ही, विलेज में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे उनसे उनकी सर्वाइवल होता था। अगर आज के टाइम में बात करें तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ वो भी आज इंडिया के एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। अब इंडिया की पॉपुलेशन में उस समय कौन कौन लोग होते थे? एक तो होते थे पीजेंट्स एंड लैंडेड एलाइट। लैंडेड एलाइट कौन? जमींदार, जिनके पास अपना खुद का लैंड होता था, जहाँ कभी कभी एम्पर के द्वारा उनको लैंड दे दिया जाता था, जिससे वो पीजन से पीजन से फार्मिंग करवाते थे, एग्रीकल्चर करवाते थे। ठीक है, तो ये जो दोनों ही लोग हैं, पेजेंट्स एंड लैंडेड लाइट, मिलकर क्या बनाते हैं? एक विलेज की पॉपुलेशन बनाते थे। पहले तो याद रखना कि 85% ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पर रहती थी? विलेज में। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं? वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लगे, दोनों ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लगे हुए, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ऑल टुगेदर फार्मर, तीनों फार्मर, ये जो फार्मर है ये किस पे कर रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं। मुगल पेंटिंग है। एक और पिक्चर नीचे दिखाई दे रही है, जिसमें जो जमींदार है वो अपने एम्पर के राइट हैंड साइड पर खड़ा है। नीचे जो है ये फार्मर बैठे अपने क्रॉप्स को लेके। तो यहाँ कहने का मतलब जहाँ पर ये है कि जहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, जो पेजेंट्स हैं, जमींदार हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं विलेज में। और जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें अपने अपने ढंग से उस पर अपना राइट क्लेम करते हैं कि दोनों का कितना कितना शेयर है, उसमें से वो क्लेम कर लेते हैं और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी और अपना सर्वाइवल करते हैं। अब ये जो पेजेंट्स और जमींदार के बीच में जो एक रिलेशन बन रहा है, वो कैसा रिलेशन बन रहा है? एग्रियन रिलेशन। रूरल सोसाइटी में जो रिलेशन बन रहा है हम उसे कहते हैं एग्रियन रिलेशन। जो आपस में एग्रीकल्चर से इनका रिलेशनशिप बन रहा है उसी को हम कहते हैं एग्रियन रिलेशन। वो रिलेशन कॉपरेशन का भी है, सहयोग का भी है। कभी कभी उनमें कंपटीशन भी होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। एग्रीकल्चर लैंड में अगर एग्रीकल्चर करवाना है तो एक जमींदार को कॉपरेशन बना के रखना पड़ेगा पेजेंट्स के साथ, तभी पेजेंट्स के लिए एग्रीकल्चर का काम करेगा। साथ साथ में कभी कभी इनके बीच में कंपटीशन भी हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड को लेके, फर्टाइल लैंड को लेके, रेवेन्यू को लेके। और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है पेजेंट्स और जमींदार के बीच में। जमींदार और जमींदार के बीच में एक जमींदार नहीं रह रहा, बहुत से जमींदार रह रहे हैं, तो उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। तो ये जो कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या बना रहा है? दिस बिकेम ए रिलेशन बना रहा है एग्रीन सोसाइटी में, मतलब रिलेशन बन रहा है। रूरल सोसाइटी का यही मिलकर ये क्या बना रहे हैं? रिलेशनशिप बना रहे हैं आपस में। कोई कोई लैंड का ओनर है, कोई लैंड पर काम कर रहा है, ठीक है, और कोई काम करवा रहा है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी एजेंसी हैं जो उस समय रूरल इंडिया में इंटर होना की को इंटर होती है। सम ऑफ द आउटसाइड एजेंसी,
जो रूरल वर्ल्ड में एंटर होती हैं और वो एग्रीकल्चर में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? मुगल। मुगल स्टेट जो है क्यों विलेज में एंटर हो रही है? व्हाई दे एंटर इन द विलेज दैट टाइम ड्यूरिंग द 16 एंड 17 सेंचुरी। ठीक है, अब आपको पता है मुगल रूल इंडिया में कब स्टैब्लिश हुआ? जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो रहा। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देर वर मुगल रूल was established in India in 15 we can say that 1526 इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। तो उसी समय इंडिया में, तो इसी टाइम में जब मुगल रूल अपने पीक पर था। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से चल रही है? विलेज से चल रही है, रेवेन्यू भी कहाँ से मिलेगा? विलेज से मिलेगा, इसलिए मुगल जो है वो भी विलेज में एंटर हो रहे हैं। और उनको ड्राइव्स ऑफ इनकम, उनकी सोर्स ऑफ इनकम का मतलब मेन सोर्स क्या है? विलेज है, विलेज का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। ठीक है, उनको सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से मिल रहा है। दे गेट देयर मोस्ट ऑफ द इनकम एज द फॉर्म ऑफ ए टैक्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से उनको इनकम मिल रहा है। ठीक है, वंस अगेन अब इसी चीज को उनको एग्रीकल्चर को कंट्रोल करने के लिए उसने कि एग्रीकल्चर अच्छी तरह चलता रहे, उस मुगल एम्पायर ने अपने बोर्ड से ऑफिसर अपॉइंट कर रखे हैं, जो ऑफिसर हायर कर रखे हैं, जो एजेंट हायर कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर करवाएंगे। जैसे रेवेन्यू असेसर, रेवेन्यू असेसर मतलब वो एक अमूमन अंदाजा लगाएगा कि एक विलेज से हमें कितना मतलब रेवेन्यू मिल सकता है। दूसरा, वो एक एम्पायर एक कलेक्टर को भेजेगा, रेवेन्यू कलेक्टर, वो कलेक्ट करके लाएगा। तीसरा, जो रेवेन्यू है उसके ऊपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो इसलिए हमें सेम टाइम में देखते हैं कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी जो उस समय विलेज के एग्रीकल्चर में इंटरफेयर कर रही है, जिसको मोस्ट ऑफ द इनकम एग्रीकल्चर से ही मिल रही है। ड्राइव ऑफ बल्क ऑफ द इनकम दे गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसलिए वो क्या कर रही है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर को अपॉइंट कर रही है, जैसे रेवेन्यू असेसर हो गए, रेवेन्यू कलेक्टर हो गए, रिकॉर्ड कीपर हो गए, और वो सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करिए ताकि कल्टीवेशन जो है रेगुलर होता रहे, इंश्योर करती है कि कल्टीवेशन चलता रहे और उनको फ्लो में रेवेन्यू मिलता रहे टैक्स के रूप में। ठीक है, फ्रॉम द प्रोड्यूस, जो भी प्रोडक्शन होती है उससे वो उनके ऊपर टैक्स लगा सके मुगल एम्पायर, और उनको क्या किया जाए, उनसे उनका रेवेन्यू जनरेट होता रहे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। अब उसी टाइम में बहुत सी ऐसी क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस की गई विलेज में जो सिर्फ सोल्ड की जाती थी, सेल की जाती, नॉट फॉर कंजम्पशन। कुछ क्रॉप तो कंजम्पशन के लिए ग्रो की जाती थी, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती थी जिनको सेल के लिए ग्रो किया जाता था। ठीक है, फॉर द सेल, फॉर द ट्रेड, फॉर द मनी। ठीक है, अब कुछ आउटसाइड एजेंसी आएंगी, वो फार्मर को बोलेंगी भाई आप कुछ ऐसी क्रॉप्स ग्रो करो जिनको बाजार में सेल किया जा सके, जिनसे ट्रेड किया जा सके, जिनको जिनसे मनी जनरेट की जा सके। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे जो मार्केट है वो भी विलेज के आके जुड़ जाती है, क्योंकि वो विलेज जो मार्केट के लोग हैं विलेज में आएंगे, जहां से क्रॉप्स लेंगे और मार्केट में जाके बेचेंगे। धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर एरिया है, दे हैव कनेक्शन विद द टाउन। धीरे धीरे एग्रीकल्चर का कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा? टाउन के साथ हो जाएगा। तो दिस ऑल अबाउट हमने अभी देखा इंट्रोडक्शन में कि 16 और 17 सेंचुरी में 85% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ पर रह रही है? विलेज में रह रही है। उनका सर्वाइवल ही विलेज के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हो रहा है। बोथ इलाइट क्लास लैंडेड इलाइट जमींदार एंड ordinary peasants live in the village and they work on the agriculture field and they get the claimed right to it। वो अपना अपना शेयर ले रहे हैं अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। इसी से उनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट। यही रिलेशन एग्रीन रिलेशन बना रहा है और मिलकर रूरल सोसाइटी को बना रहा है। एट सेम टाइम एक आउटसाइड एजेंसी भी रूरल वर्ल्ड में एंटर हो रही है, वो एग्रीकल्चर को क्या करवा रही है? एग्रीकल्चर शेयर मतलब सही ढंग से चलता रहे। ठीक है, रेगुलर शेयर ले रही है टैक्स के रूप में, वो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा के रेगुलर शेयर ले रही है। कुछ क्रॉप्स ग्रो करवाई जा रही है कुछ, और जो इस तरह ही मार्केट जो है आ रही है एग्रीकल्चर में। कुछ क्रॉप्स ग्रो करिए किसके लिए? सेल करने के लिए, ट्रेड के लिए और मनी के लिए। और कुछ क्रॉप्स मार्केट के लिए भी ग्रो की जा रही है। इस तरह मार्केट भी विलेज में एंटर हो रही है, जहां से क्रॉप्स खरीद रही है और उनको जाके बड़े बड़े सिटीज में बेच रहे। इस तरह जो एग्रीकल्चर एरिया उनका कनेक्शन बना टाउन के साथ। नाउ अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। व्हाट वर द पीजेंट्स एंड व्हाट वर देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन?
तो आपको पता है जैसे बेसिक यूनिट लाइफ क्या है, सेल है, ऐसे ही एग्रीकल्चर की बेसिक यूनिट क्या है, एग्रीकल्चर सोसाइटी कहाँ पर रहती है, विलेज में। तो बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी वाज इन द विलेज। तो एग्रीकल्चर सोसाइटी ही मिलकर विलेज बनाती है, जिसमें कुछ ऐसे पेजेंट्स होंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही पूरे ईयर काम करते रहेंगे, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता रहे। जैसे सीजनल टास्क पूरे ईयर एक साल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही काम करते रहेंगे, जैसे कि थ्रू आउट द ईयर टिलिंग द सॉयल, सॉयल को जोतना, सॉयल को रेडी करना क्रॉप्स के लिए, फिर उसके ऊपर सीड लगाना, फिर जब क्रॉप्स रेडी हो जाए तो उसको काट कर बाजार में बेच देना, या अपने लिए रख लेना, या कुछ क्रॉप्स को टैक्स के लिए बेच देना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे, उसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन के ऊपर भी लगे होंगे। एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन ऐसी क्रॉप जो किसी ना किसी फैक्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल का सोर्स है। जैसे कुछ लोग शुगर केन ग्रो करेंगे तो देयर वाज इंपॉर्टेंट वाला शुगर केन फैक्ट्री। कुछ लोग डिफरेंट टाइप्स के ऑयल जैसे सीड लगाएंगे, देयर वाज अ रॉ मटेरियल वाला मेकिंग ए ऑयल। तो विलेज में सफिशिएंट स्ट्रेटजी के साथ एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन भी किया जा रहा है, साथ साथ में एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन भी किया जा रहा है, जैसे शुगर हो गया, ऑयल हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। और ये बाद में एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स बनेगा मुगल एम्पायर के लिए। ये क्रॉप बहुत बड़ा सोर्स बनेगी, और मुगल एम्पायर इनको ऐसी क्रॉप्स को प्रमोट भी करेगा बाद में, ठीक है। नाउ बट अगर हम रूरल एरिया की बात करें, तो रूरल एरिया का मतलब ये नहीं होता कि जहां पर लोग फर्टाइल लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं। रूरल एरिया का मतलब अलाउंस यही नहीं है कि वहां पर सिर्फ एग्रीकल्चर ही हो रहा है तो वही हम वो कह देंगे दैट वाज अ विलेज कम्युनिटी। रूरल एरिया में कुछ कुछ ऐसे रूरल एरिया होते हैं, इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके पास अपना ऐसा ड्राई लैंड है जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। कुछ हिली रीजन भी है, ठीक है, जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो विलेज का ही एक मतलब रूरल एरिया का एक पार्ट बनते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब हर एक जगह ऐसा नहीं कि हर एक जगह फर्टाइल लैंड है तो वहां पर फार्मर एग्रीकल्चर करते जा रहे हैं और वो ही रूरल एरिया है जहां पर एग्रीकल्चर नहीं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ड्राई लैंड है जहां पर वाटर की शॉर्टेज है, स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। हिली रीजन है जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजें भी रूरल एरिया का ही बात बन। जब हम इस चीज के ऊपर मतलब ये कंडीशन करना चाहेंगे कि कुछ एरिया ऐसे भी हैं इंडिया में उस टाइम में ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी में जहाँ बहुत सा एरिया फॉरेस्ट से कवर है, वो भी रूरल एरिया का, जिन और कुछ लोगों का अपना लाइवलीहुड ही फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सब्सटेंशियल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अधिक जो उस समय एरिया था वो फॉरेस्ट से कवर था, तो वो भी तो रूरल एरिया का ही पार्ट बन रहा है। तो जब हम डिस्कशन करेंगे, व्हेन वी हैव ए फोकस ऑन द डिस्कसिंग अबाउट द एग्रियन सोसाइटी, जब हम कृषि समाज के बारे में बात करें या कृषि प्रधान समाज के बारे में बात करें, वी टॉक अबाउट द एग्रियन सोसाइटी, तो ये सब चीजें हमको माइंड में रखनी होंगी, नॉट ओनली फॉर फर्टाइल लैंड बट आल्सो फॉरेस्ट एरिया, हिली रीजन, ड्राई लैंड, ठीक है। तब हम डिस्कस करेंगे एग्रीन सोसाइटी के बारे में कि ये जो एग्रीन सोसाइटी है इससे मिलकर बनी होती थी, ठीक है ना। एग्रीन सोसाइटी इससे मिलकर बनी होती है, जरूरी नहीं कि जहां पर फर्टाइल लैंड के ऊपर लोग काम करें तो वही एग्रीन सोसाइटी, नॉट ओनली पॉसिबल। तो व्हेन यू डिस्कस अबाउट द एग्रीन सोसाइटी यू कैप दिस टोपोग्राफी इन माइंड, हिली रीजन, ड्राई लैंड, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टाइल लैंड को तो रखना ही रखना है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना। अब हमारे पास सोर्स क्या है इस टाइम में एग्रीकल्चर सोसाइटी को समझने के लिए, एग्रीन सोसाइटी को समझने के लिए, व्हाट वाज द सोर्स, हमारे पास सोर्स क्या है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है रूरल सोसाइटी को समझने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें उस टाइम के टाइम पीरियड की बुक चाहिए, जैसे जहां पर एक बुक आईने अकबरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी पेजेंट्स हैं, वो इतने ज्यादा बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, दे आर नो एजुकेटेड, ठीक है, लाइक ए टुडे फार्मर्स, ठीक है। तो वो लोग सिर्फ लैंड पर काम करना जानते हैं, टिलिंग द लैंड करना जानते हैं, शोइंग द सीड करना जानते हैं,
जब क्रॉप्स राइप हो जाती है उसको काटना जानते हैं, लेकिन वो अपने बारे में हिस्ट्री नहीं लिख रहे। ठीक है, ना तो पीजेंट्स लिख रहे हैं, ना तो कोई बड़ा जिम्मेदार हिस्ट्री लिखने के लिए बैठा है, क्योंकि जमींदार को सिर्फ टैक्स वगैरह चाहिए या अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमारे पास मेन सोर्स क्या होंगे इस टाइम की हिस्ट्री को समझने के लिए? ठीक है, जो मतलब वही सोर्स जो 16-17 सेंचुरी में लिखे गए हो, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो मुगल कोर्ट के हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया हो और जिससे हमें एग्रीन सोसाइटी के बारे में पता चल जाए। तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? दैट वाज द आईने अकबरी। अब आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फाजल ने। ही वॉज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ द अकबर कोर्ट। उसने अपने टाइम में अकबर के कोर्ट में, वो नवरत्न में से एक रत्न था, अपने टाइम में उसने आईने अकबरी लिखी है, जो किसकी वैल्यू है? जो मेन बुक अकबरनामा की वैल्यू। अकबरनामा का मतलब क्या है? द बुक ऑफ अकबर, जो पूरे अकबर के 14th ईयर के टाइम पीरियड के बारे में बताती है, उसके रूल के बारे में बताती है। उसी के अंडर थर्ड बुक कौन सी है? आईने अकबरी, जो एक मिटिकुलस रिकॉर्डेड है, अरेंजमेंट है कि जो ये बताती है कि स्टेट ने किस तरह, जो एम्परर है उसने क्या अरेंजमेंट किए हुए हैं कल्टीवेशन को मतलब प्रॉपर करने के लिए। what दे गिव द मेडिकल रिकॉर्ड कि बट अरेंजमेंट डन बाय द एम्परर टू कल्टीवेशन जो है इन चलता रहे। ठीक है ना, कल्टीवेशन जो फार्मर है कल्टीवेशन करते रहे। ठीक है, अब जब कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो ये भी अरेंजमेंट करेगा कि उसके पास रेगुलरली इनकम आती रहे रेवेन्यू के फॉर्म में। ठीक है, अब आईने अकबरी ये भी बताती है कौन कौन सी एजेंसी हायर की हुई है एक स्टेट ने या एक एम्पर ने, जिससे कि क्या वो पता चल दे कि कौन रेवेन्यू कलेक्ट करके लाएगा। ठीक है, और यही आईने अकबरी ये भी बताती है कि कैसे उसने एक रिलेशनशिप बना के रखा हुआ है स्टेट। ये मतलब आईने अकबरी बताती है किंग का एक अपने जमींदार के साथ क्या रिलेशन है। जो जमींदार क्या है? ही वॉज अ मैग्नेट ऑफ द रूलर सोसाइटी, एक मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन है रूलर सोसाइटी में। किंग ने उसके साथ अपना रिलेशन कैसे बनाया है, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करके रखा है। अब मैग्नेट इसलिए बोला जाए जमींदार क्योंकि ही वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर फिगर इन देयर ओन विलेज। जैसे आज कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, हम उसको कहते हैं बिजनेस टाइकून। तो विलेज में जो उस समय बड़ा जमींदार होता हमें उसे रूलर मैग्नेट कहता है, क्योंकि वो ही रेवेन्यू कलेक्ट करके फार्म रेवेन्यू कलेक्टर को देगा। रेवेन्यू कलेक्टर आ गया एम्पर के उसमें कॉफर में डिपॉजिट करवाएगा, जहाँ इनडायरेक्टली किंग को देगा। तो जो सेंटर पर्पज है आईने का, व्हाट वाज द सेंटर पर्पज ऑफ आईने? कि अकबर के विजन को प्रमोट करना। अब जो आईने अकबरी है वो तो अबुल फाजिल के द्वारा लिखी गई है, और जो कोर्ट हिस्टोरियन है अकबर का, तो ऑब्वियसली वो अकबर के विजन को ही प्रमोट करेगा। ठीक है ना। अब जिसके बारे में जिसके अंडर में रह के उसने जो बुक लिखी है, जैसे जहां पर दिखाई दे रहा है, दिस वाज अबुल फाजल, दिस वाज अकबर एंड दे आर गिवन दे राइट ए बुक ऑन द अकबरनामा एंड आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो ऑथर है वो अकबर के फर्स्ट टाइम इम्पोर्टेंट कि वो अकबर के विजन को प्रमोट कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अकबर ने अपने स्टेट में या अपने लोगों के बीच में कैसे सोशल हार्मनी एस्टेब्लिश की, हाउ दे मेक द सोशल हार्मनी बिटवीन देयर पीपल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। कि अकबर के पास एक ऐसी स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी हेल्प से उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन अपने एम्पायर में एक सोशल हार्मनी क्रिएट करके रखी हुई है। ठीक है, और अगर कोई अकबर के जहाँ मुगल टाइम में कोई लोग रिवोल्ट भी करते हैं, इफ दे एनी पीपल कैन डू ए रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, जहाँ तो वो रिवोल्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास है और वो रिवोल्ट कभी भी दबाया जा सकता है। मान लो कोई जमींदार है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं अकबर के खिलाफ रिवोल्ट करूं, उसके रेवेन्यू के सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट करूं, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ रिवोल्ट करूं। तो आईने क्या बोलती है? द ऑथर ऑफ आईने बोलती है कि अब वहां पर रहने वाले लोग, उसके अंडर रहने वाले लोग अगर रिवोल्ट कर भी लेंगे, प्री डेस्टिनेटेड है कि वो रिवोल्ट हमेशा असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो रिवोल्ट कभी भी कामयाब नहीं होगा। वैसे भी कभी बेचारे किसानों का किया गया रिवोल्ट कब 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 सक्सेसफुल हुआ, हमने आज भी देखा, करंट सिनेरियो में भी देखा। अगर
अगर कोई किसान ग्रुप ऑफ किसान मिलकर रिवोल्ट करते हुए तो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो आईने की जब हम वो बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द आईना, तो हमें ये ध्यान रखना है, आईने जो है पीजेंस को टॉप मोस्ट व्यू से देख रही है। मतलब आईने जो बुक लिखी गई है, द बुक रिटन बाय आईने अकबरी, ठीक है, ये अकबर के विजन के अकबर के विजन को प्रमोट करिए। दूसरे, आईना का ऑथर जो है बड़े टॉप मोस्ट पोजीशन से देख रहा है पीजेंस को, ठीक है, वो पीजेंस के पास नहीं बैठा हुआ, वो अकबर के कोर्ट में बैठकर मतलब पीजेंस के बारे में लिख रहा है। तो हमें इतना ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा डिटेल हिस्ट्री सिर्फ पता चलती है एग्रीकल्चर के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, लेकिन अगर आप कहोगे ऑर्डिनरी पीजेंस के बारे में इस बुक से पता चलेगा, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो बुक लिखी है बड़े टॉप व्यू से लिखी गई है। ऊपर बैठ टॉप व्यू का मतलब कि अकबर के द्वारा डेडिके डिक्टेट करवाई गई है, जहाँ ऑथर ने अपने व्यू ऑफ पॉइंट भी लिखे हैं, लेकिन अकबर के व्यू ऑफ पॉइंट से मिलाकर, ठीक है। फॉर्चुनेटली अगर हमने आईने जो बुक है, अकाउंट ऑफ आईने है, अगर उसको जांचना है, ठीक है कि हमें कुछ और भी डिस्क्रिप्शन को स्टडी करना होगा, वी कैन अंडरस्टैंड अनदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फॉर्चुनेटली हमें और डिस्क्रिप्शन को भी स्टडी करना होगा। जैसे उस समय कुछ ऐसी बुक्स लिखी गई हैं जो मुगल कोर्ट से दूर, मुगल कैपिटल से दूर रखे, क्योंकि मुगल जो एम्पर है वो तो सब कॉन्टिनेंट में दूर दूर तक स्पैन था। तो आईने अकबर में जो कितना तथ्य और कितना फॉल्स है, उसको अगर अगर आपने उसे टेस्टिमनी करनी है, या और भी हमने देखना है कि और हमारे पास सोर्स क्या है एग्रीन सोसाइटी को समझने के लिए, तो कुछ हमारे पास ऐसे सोर्स हैं जो मुगल कैपिटल से दूर बैठ के लिखे गए, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, ये भी हमें बताते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। दे आल्सो गिव द सम डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ द मुगल एम्पायर की कितने टाइप के रेवेन्यू जो है इम्पायल किए जाते थे मुगल कोर्ट के द्वारा लोगों के ऊपर, और फार्मर के ऊपर, पेजेंट्स के ऊपर, जहाँ लैंडेड इलाइट्स के ऊपर, ठीक है। और एक और बुक हमारे पास मोस्ट कॉमन बुक है ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है, आप जब 17th सेंचुरी में विद इन 1756 जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे रॉबर्ट क्लीव से, इन द बंगाल साइड में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड वेस्टर्न साइड मतलब ईस्टर्न साइड में लिखे गए, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है एग्रीन रिलेशनशिप को समझने में, खासकर ईस्टर्न एग्रीन ईस्टर्न पार्ट में रहने वाले, ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में रहने वाले एग्रीन सोसाइटी के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छोड़े गए हमारे पास कुछ दस्तावेज है, कुछ बुक्स हैं, जिससे हम क्या समझ सकते हैं, एग्रीन सोसाइटी के बारे में समझ सकते हैं, और इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं आईने अकबरी से, जब वो बुकें जो मुगल कोर्ट से दूर बैठ के लिखी गई हैं, ठीक है। अब ये जो बुक है ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताते हैं कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता था पीजेंस का अपने स्टेट के साथ, जमींदार के साथ, ठीक है, किसी रेवेन्यू को लेके हो गया, शेयर ऑफ क्रॉप्स को लेके हो गया, ठीक है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या समझ में आता है कि पीजेंस का क्या प्रिसेप्शन था, पीजन की क्या दूरदर्शिता थी स्टेट की तरफ। वो पीजन अपने किंग के बारे में, जहाँ अपने स्टेट के बारे में, जहाँ हेड ऑफ द स्टेट के बारे में क्या सोचता था, क्या कभी जब वो रिवोल्ट करता था, क्या कभी उसको इस अपने रिवोल्ट, क्या उसे इस रिवोल्ट से कोई एक्सपेक्टेशन होती थी, उसे कोई कभी फेयरनेस मिलता था या नहीं मिलता, और इस रिवोल्ट के बाद जो स्टेट है उसने क्या लेसन दिया, ठीक है, कि आगे से ऐसे रिवोल्ट ना हो। तो एम्परर जहाँ स्टेट का हेड है या स्टेट है, उसने इस रिवोल्ट से कैसे क्या लेसन लिया। अब आईने अकबरी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजेंस के बारे में बताती है, ठीक है, और उनके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताती है, ठीक है। नाउ पेजेंट्स एंड देयर लैंड, अगर हम आईने अकबरी की बात करें, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द आईने अकबरी, तो आईने अकबरी के सोर्स से हमें क्या पता चलता है, आईने अकबरी के सोर्स से हमें पता चलता है देर वाजे वेट अब,
अगर आईने अकबरी को देखा जाए, किसी और बुक को देखा जाए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेजेंट्स एंड देयर लैंड, किसान और उसकी जमीन या उसकी भूमि। तो जो इंडियन पर्शियन सोर्स है हमारे पास, अब आईने अकबरी भी पर्शियन में लिखी गई है, ठीक है। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था किसने, एच ब्रोकमैन ने, ठीक है। तो इंडियन पर्शियन में उस समय मुगल पीरियड में जो किसान, जो फार्मर के लिए जो वर्ड, पीजेंट्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, दैट वाज रैयत। रैयत मीन जो लोग किसानी करते हैं, ठीक है, जो लोग एग्रीकल्चर, जो लोग जिनका मतलब सर्वाइवल ही एग्रीकल्चर, तो उनको इंडियन पर्शियन में मुगल पीरियड में किसान को किस वर्ड से डोनेट किया जाता, एक वर्ड रैयत और इसी का प्लूरल रया, ठीक है। कई कई बार इनको मुजहरियन भी बोला जाता है, कम समटाइम वी कॉल देम मुजहरियन, ठीक है। कई कई बार इनको किसान भी बोला जाता है, समटाइम वी कैन आल्सो केन किसान और असामी। तो एमसीक्यू के लिए बड़ा जरूरी है कि इंडियन पर्शियन वर्ड, इंडियन पर्शियन सोर्स में किसान को किस किस, फार्मर को किस अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। जैसे हम कह सकते हैं रैयत बोला जाता है, मुजारियन बोला जाता है, किसान बोला जाता है, असामी बोला जाता है। जो सोर्स है 17th सेंचुरी के, 1700 में, ठीक है, मतलब लगभग 16 टू लेके 1699, हमें ये सोर्स क्या बताते हैं, देयर वाज टू टाइप्स ऑफ ए फार्मर, देयर वर टू टाइप्स ऑफ ए फार्मर, ठीक है। एक फार्मर कौन है, खुद कास्ट, जहां पर दिखाई दे रहा है दिस वाज अ खुद कास्ट, ठीक है। एक है पाई कास्ट। कुछ सोर्स हमें क्या बताते हैं कि देयर वाज टू टाइप ऑफ ए फार्मर, एक बार है खुदा कास्ट और एक बार है पाई कास्ट। खुदा कास्ट क्या होता है, खुदा कास्ट वो होता है जो विलेज के अंदर ही रहता है और अपनी लैंड के ऊपर काम करता है। खुदा कास्ट वाज दोज हु वाज लिविंग इन द विलेज, who was living their own village and working on their own land with their family member, ठीक है, जो अपने विलेज में रहकर ही अपनी लैंड के ऊपर काम करता है। लेटर पाई कास्ट कौन है, वो लोग जो दूसरे गांव से आके, जो दूसरे गांव में जाके काम करते, कहने का सिंपल मतलब है एक खुदा कास्ट। खुदा कास्ट क्या होता है, खुद, जिसके पास खुद की लैंड है, खुदा कास्ट जो अपनी लैंड पर काम करता है अपने फैमिली मेंबर के साथ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे के गांव में जाके काम करते हैं, नॉन नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर, वो काम दूसरों के लैंड पर काम करते, या तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लैंड ठेके पर ले लेंगे, जैसे आज के टाइम में भी है। पंजाब में देखो तो बहुत से जो यूपी के लोग आते हैं वो पंजाब में लैंड ठेके पर ले लेते हैं, उस पर वेजिटेबल बजाय एग्रो प्रोडक्ट ग्रो करते हैं, जहाँ हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं। ऐसे उस टाइम में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पाई कास्ट बोलते हैं, जो दूसरों के लैंड पर काम करते थे, या तो अपनी मर्जी से, या तो रेवेन्यू, रेवेन्यू ने डिस्टेंस विलेज, क्योंकि उन्हें लगता है अब हमारे विलेज में किंग ने काफी ज्यादा रेवेन्यू लगा रखा है, तो उन्हें लगता है कि जितना हम ग्रो कर रहे हैं अपने विलेज में उससे वो जितना भी हमें रेवेन्यू के में देना पड़ेगा, तो वो क्या है दूसरे के विलेज में जाके काम करते हैं और उनको ये फेवरेबल भी लगता है, ठीक है। कंपल्सन है कि वो वहां पर जाके काम करते हैं। कभी कभी इकोनॉमिक डिस्टास्टर, क्या पता कि जहां जिस विलेज में वो कई सालों से रह रहे हो वहां की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना हो, वहां पर कंटिन्यू फामाइन पड़ता हो, अकाल पड़ता हो और क्रॉप्स अच्छी तरह ग्रो नहीं होती हो, क्लाइमेटिक कंडीशन भी फेवरेबल नहीं हो उनकी क्रॉप्स के लिए, तो देन दे गो टू अनदर विलेज एंड डू फॉर ए एग्रीकल्चर। तो दिस वाज टू टाइप्स ऑफ फार्मर, एक हो गया खुदा कास्ट, ठीक है, एक हो गया पाई कास्ट। खुदा कास्ट जो अपनी लैंड पर काम करते हैं अपने ही विलेज में, पाई कास्ट होता है जो दूसरों विलेज में आके दूसरों की लैंड पर काम करते हैं और कॉन्टेक्चुअल बेस पर काम करते हैं, कभी कभी इकोनॉमिक सिस्टम से सर्वाइव होने के लिए, कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से कि उनके अपने ही स्टेट में काफी ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन डिट्रॉइटेड है, तो उससे बचने के लिए। नाउ अब थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि उस समय एक एवरेज पीजेंट्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या क्या होता था, इक्विपमेंट के नाम पर क्या क्या, किस पीजेंट को हम एवरेज पीजेंट्स बोलते हैं, ठीक है, किस पीजेंट्स को हम ये बोलते हैं कि ही वाज ए रिच पीजन। तो अगर हम ऑल टुगेदर नॉर्थ इंडिया की बात करें, ठीक है, पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर राजस्थान, ठीक है, हरियाणा की बात करें उस टाइम में,
तो जिस पीजेंस के पास एक पेयर ऑफ बलक्स होता था, पेयर मतलब बैलों की जोड़ी होती थी और दो हल होते थे, उन्हें नॉर्थ इंडिया में क्या बोले जाता, सेल्डम। ठीक है, टू पीजेंस सेल्डम। अगर हम एवरेज पीजेंस किसे कहा जाता, नॉर्थ इंडिया में एवरेज पीजेंस किसको बोला जाता था? ठीक है, जिसके पास पेयर ऑफ बुलक्स, दो जोड़ी बैल और दो पलाऊ होते थे, उसे बोला जाता नॉर्थ इंडिया में एवरेज पीजेंस। और इससे कम, अगर इससे कम भी होता तब भी उसको एवरेज पीजेंस कैटेगरी में रखा जाता। इन अगर इवन हम वेस्टर्न साइड में गुजरात की बात करें तो जिसके पास 6 एकड़ ऑफ लैंड होता था, ठीक है, जिसके पास 6 एकड़ से तक लैंड होता था, उसे बोला जाता एफ्लुएंट पीजेंस। ही वॉज ए वेरी रिच इन द गुजरात, जिसके पास अपना खुद का 6 एकड़ ऑफ लैंड होता था, तो गुजरात में उसको रिच पीजेंस बोला जाता है, एफ्लुएंट होता है। उसका सोसाइटी में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती थी, ठीक है, अपनी गांव की सोसाइटी में, जिस पीजेंस के पास 6 एकड़। अगर इसी टाइम अगर बंगाल की बात करें तो एवरेज पीजेंस कौन होता है? जिसके पास सिर्फ 5 एकड़ तक लैंड होता, जैसे बीघा भी बोल सकते हैं, ठीक है, कई बार किले भी बोलते हैं पंजाब में। तो बंगाल में जिसके पास 5 एकड़ तक लैंड होता था अपर लिमिट, उसे एवरेज पीजन बोला था। और जिसके पास 5 एकड़ से 10 एकड़ तक लैंड होता था, उसे असम मतलब बंगाल में रिच असामी बोलते। देखो बंगाल में फार्मर को क्या बोला जा रहा है? असामी। मैंने बोला था ना कि यहाँ पर फार्मर के अलग अलग नेम है, रैयत है, रयाज है, असामीज है, किसान है, ठीक है। तो बंगाल में मतलब किसान को क्या बोला जा रहा है? असामी। और 10 एकड़ वाले लैंड को रिच असामी बोला जा रहा है बंगाल में, ठीक है। और कल्टीवेशन किसके ऊपर था? इंडिविजुअल की, किसके पास खुद का कितना लैंड है, ठीक है, ओनरशिप लैंड। लैंड एक ऐसी मतलब प्रॉपर्टी होती थी, लैंड को एक मतलब प्रॉपर्टी, पीजन जो लैंड को एक प्रॉपर्टी की ना डील करता था, उसको बेच भी सकता था और उसको खरीद, टाइम टू टाइम अगर वो डिफिकल्टी बढ़े तो उसको बेच सकता है, और टाइम टू अगर उसके पास काफी ज्यादा पैसा है तो उसको खरीद भी सकता है। जैसे आज भी लोग ज्यादातर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको कोई डिफिकल्ट होती है वो प्रॉपर्टी बेच के अपनी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता। दैट टाइम आल्सो कि उस समय ऐसा नहीं कि मुगल पीरियड है तो प्रॉपर्टी जो सारी एम्पायर की, नहीं, उस समय प्रॉपर्टी जो है पर्सनल होती थी लोगों की, वो चाहे तो उसको खरीद सकते थे, चाहे उसको बेच भी सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसे हमें बहुत से डिस्क्रिप्शन मिले दिल्ली आगरा रीजन में, ठीक है, जो 19th सेंचुरी में भी मिले हैं, और यही अप्लाई होते हैं 17th सेंचुरी के। 17th सेंचुरी में यही सिस्टम अप्लाई होता था, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर मतलब कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पीजन को, कौन से पीजन को एवरेज पीजन बोला जाता, कौन से पीजन को एफ्लुएंट या रिच पीजन बोला जाता था, ठीक है। अब क्या है, जो कल्टीवेशन होता था, ठीक है, वी कैन से दैट जो कल्टीवेशन होता था, असामी जो कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, हु प्लाउ ऑफ द फील्ड, जिनके पास खूब सारा लैंड होता था, जो वो अपने लैंड के ऊपर एक बॉर्डर बना ले, डीमार्केशन कर देते थे। वाई दे मेक ए डीमार्केशन, ठीक है, ताकि कोई उसके लैंड के ऊपर कब्जा ना कर सके। बॉर्डर, और बॉर्डर कैसे बनाया जाए? कभी कभी उसके ऊपर रेज्ड अर्थ, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले रखकर, जहाँ ब्रिक्स रखकर, जहाँ थ्रोन लग के, थाउजेंड ऑफ, हमें ऐसी बहुत सी थाउजेंड ऑफ विलेज उस टाइम में मिली है, जिसके ऊपर किसान क्या कर देते, मिट्टी के ढेले रख देते थे, या ब्रिक्स रख देते थे, या कांटे लगा, कांटों की बाड़ बना देते। जैसे आज भी हम अपने विलेज में, अपनी विलेज के ऊपर कुछ ना कुछ मिट्टी चढ़ाते रहते हैं, ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन कि ये हमारा लैंड है या दूसरे का लैंड है। इस तरह उस समय भी। तो दिस ऑल अबाउट योर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन की कौन सा रीजन, ठीक है। अब एक जहाँ पर हम एक पैसेज पढ़ते हैं जिससे हमें ये, तो ये जो पैसेज है लिखा गया है बाबर, दिया गया है बाबर नामा से, जो बाबर ने लिखी तुझकी बाबरी। उसने क्या बोला है, जो हिंदुस्तान के विलेज हैं, हैमलेट्स हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी डीपॉपुलेटेड हो जाती है, बोला लोग अपने विलेज को बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं लगता कब वो विलेज को छोड़ के चलेगा और कब वहां पर विलेज बनेंगे, ठीक है। जब वो एक जना अगर जगह रहने शुरू करते तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कि जहां पर बहुत से लोग आके बसना शुरू हो जाते हैं, खुद वहां पर वाटर टैंक भी बन जाता है, और घरों के लिए उनके पास खास घास है, एक खास किस्म का ग्रास होता है जिससे वो अपना घर बना लेते हैं। तो जहाँ ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि उस समय के जो कुछ विलेज थे वो
अपने सर्वाइवल के लिए इंपीरियल कोड के ऊपर ही डिपेंड थे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, और कल हम इसके बारे में आगे करेंगे इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि उस समय कौन कौन सी इरिगेशन और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट ऑन माय व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल। तो कंटिन्यू करेंगे किस तरह इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी को टुमारो।